जिसको केस ऑफ सब फर्टिलिटी है और उसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन भी है, तो हम उसको क्या ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि उसने कंसीव भी करना है। देखो बात ये है कि ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन का मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें एक्सक्लूड हो चुकी है, यानी कोई और उसकी सच कॉज नहीं मिली, फाइब्रोइड या कुछ भी, या जिसको हम कहते हैं ना, पुराने जमाने में हम कहा करते थे DUB। उसके अंदर अब हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो दे नहीं सकते, लेकिन हम उसे प्राइमलेट जरूर दे सकते हैं। प्राइमलेट दे के विड्रॉल ब्लीड करा के उसे ओव्यूलेशन इंडक्शन हम जरूर दे सकते हैं। और बट अगेन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एज, और कितनी हमें हम कितने हरी में हैं फॉर हर कंसेप्शन। अगर तो शी इज वेरी वेरी यंग, शी इज ओनली 25 और समथिंग, और अभी इस तरह शादी को 2-3 साल ही सिर्फ हुए हैं, एंड शी हैज एडिक्वेट टाइम अहेड, तो फिर हम उसे शायद चाहे OCPs का कोर्स करा के भी लेटर ऑन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इफ शी इज अबव 35 और मे बी इवन इन 33 और अबव, बिकॉज आगे जाके फिर और डिले हो जाएगा उसको, फिर हम OCPs पे तो नहीं डाल देंगे ना, तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको प्राइमलेट भी दे सकते हैं, डिफेस्टन भी दे सकते हैं। डिफेस्टन से हम उसका इरेगुलर ब्लीडिंग को रोक के विड्रॉल ब्लीड करा के, विड्रॉल ब्लीड के साथ ओव्यूलेशन इंडक्शन देके, और फर्दर फिर प्लान करते हैं कि हमने उसको क्या कराना है, मतलब ओव्यूलेशन इंडक्शन से कराना है, IUI से, या किस तरीके से, तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। कितना डोज देंगे डुफिस्तान का और कितने पीरियड के लिए देंगे? 10 mg BD 21 डेज के लिए देते हैं, फिर 7 डेज का विड्रॉल कराते हैं और उसमें सही ओव्यूलेशन इंडक्शन दे देते हैं। सही। और मैडम ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन में हमें कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं मिलता तो हम उसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन बोलते एक्सक्लूजन, हाँ, डायग्नोसिस ऑफ हैं। एक्सक्लूजन अगर कह ली। किसी पेशेंट की हिस्टीरोस्कोपी हुई है और उसका पूरा एंडोमेट्रियम जो है वो पॉलीपॉइडल एंडोमेट्रियम है, होता है। तो और पॉलीपॉइडल एंडोमेट्रियम को तो मैं स्ट्रक्चरल कॉज में लूंगी ना मैडम, फिर मैं उसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन में बोलूंगी कि मुझे ये कंफ्यूजन है। पॉलीपॉइडल का मतलब ये है कि देखो, पॉलीपॉइडल का मतलब ये है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है उसका ना, वो तो डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से आप उसको देखो, जहां पर हमें कोई कॉज मिल जाती है ना ब्लीडिंग की, फिर पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। इफ शी इज हैविंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो पहले तो हमने उसको ट्रीट करना है। अगेन वो उसकी ट्रीटमेंट भी यही है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, एक्सेप्ट के वो विद एटीपिया आ जाए या वो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया आ जाए, तो दैट्स अनदर थिंग। बट उसमें फिर आपने ऑब्वियसली पहले कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करना है, जिस तरीके से भी करो वो फिर हम उसके साथ डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ। इवन हम उसके अंदर फर्स्ट लाइन अगर आपने मायरीना को लेके जाना है, बिकॉज जहाँ पे मेलिग्नेंसी वाली चीज है, फिर सब फर्टिलिटी साइड पे चली जाती है, नहीं जब तक वो मैडम, ठीक ना हो, फिर उसके। लेकिन अगर हाइपरप्लेजिया आया हुआ है या पॉलीपॉइडल एंडोमेट्रियम है, तो जाहिर बात है फिर वो उसकी भी ट्रीटमेंट आप उसकी बायोप्सी करके तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स ही देते हो। अच्छा मैडम, बायोप्सी में ना उसका क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस और मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये वाली चीजें आ जाती हैं अगर ठीक है। तो मेरी मैनेजमेंट तो चेंज नहीं होगी, मैंने उसको नहीं, मैं। मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस का मतलब ये है कि शी इज नॉट हैविंग हाइपरप्लेजिया एटलीस्ट। जी मैडम, जी मैडम, ठीक है ना? थैंक यू गुड। मैडम। चलिए, एक you're सेकंड मैम। welcome। जी, अस्सलाम मैम। ऐसा लिखो जी सभी। मैडम जो हमारी ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन होती है, इसमें एक क्वेश्चन ना, जब मैंने केस प्रेजेंट किया था, मेरी कंसल्टेंट ने पूछा था और मेरे जहन से इसका क्वेश्चन का आंसर निकल गया है कि इसमें हम जो प्रोजेस्टेरोन देते हैं वो 21 डेज के लिए क्यों दे रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स को हम जस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में प्रोजेस्टेरोन की ड्यूरेशन में देते हैं, और कुछ को हम 5 और 6 डेज से ऑनवर्ड देते हैं, तो इसकी क्या रीजन है पीछे? सॉरी, क्या कह रहे हो आप? पीछे शोर था आपके। मैडम ये जो हम ओरल प्रोजेस्टेरोन देते हैं पेशेंट्स को, और ये स्पेसिफिकली हम उस वक्त देते हैं जब पेशेंट पेरीमेनोपॉजल एज में और हमें लग रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये हम डे 5 या डे 6 से लेके ऑनवर्ड 21 डेज के लिए क्यों देते हैं, और कुछ पेशेंट को हम जस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में देते हैं ओवुलेशन के बाद वाली, इसके पीछे क्या है? ये जरा देखो, प्लीज जो मुझे हम बता दें। देते हैं ना सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में, वो तो हम देते हैं जिसमें हमने विड्रॉल करा के ओव्यूलेशन इंडक्शन करनी होती है, जिसकी साइकिल की डेट ही नहीं पता होती। सॉरी, मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर जिसने बोला अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है। और जो हम देते हैं 21 डेज ऑनवर्ड्स, वो हम कंटिन्यूस इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको हमने नॉर्मलाइज करना होता है। या फिर हाइपरप्लेजिया के केस में, हाइपरप्लेजिया में इवन कंटिन्यूस या साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स इज द सेकंड लाइन, मायरीना इज द फर्स्ट लाइन एक्चुअली।
और वो इसमें जो हम फर्स्ट हाफ से देते हैं वो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट इसलिए शुरू से देना शुरू करते हैं क्योंकि उसका साइकिल कंटिन्यूसली इरेगुलर होता है और कंटिन्यूसली एंडोमेट्रियम शेड कर रही होती है। तो जब हम शुरू से देते हैं 5th डे से, वो हम उसका पूरा साइक्लिकल वो पूरे साइकिल को ठीक करने के लिए होता है, जिसमें हम 3 मंथ्स देते हैं और देयर इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज, मेरे ख्याल है 80% सक्सेस रेट है कि 3 मंथ्स अगर वो साइक्लिकल ले प्रोजेस्टेरोन तो उसके बाद उसकी ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। इंस्टेड के अगर माइलिना रखे इस तरह की ब्लीडिंग के अंदर तो वो मोर देन 97% सक्सेस रेट है। तो साइक्लिकल जो हम देते हैं वो हम 25th डे से लेके 21 डेज और फिर उसे विथड्रॉल ब्लीड कराते हैं। जो हम सेकेंड हाफ से देते हैं वो 2 जगहों पे देते हैं, एक उस जगह पे इनफर्टिलिटी में जहाँ पे हमारे पास पीरियड्स की डेट रेगुलर नहीं होती और जहाँ पे हमने कंट्रोल्ड ब्लीडिंग करानी होती है ताकि हम अकॉर्डिंगली ओवेरियन स्टिमुलेशन दे सके। जो मेरा लेक्चर भी है यूट्यूब के ऊपर ओवेरियन स्टिमुलेशन के ऊपर, उसमें यही है कि वो हम अपने कंट्रोल्ड साइकिल करने के लिए फिर हम दे रहे होते हैं। और दूसरी वजह उसके अंदर ये होती है कि जिसके अंदर वैसे ही जिसके अंदर इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स की हिस्ट्री है और पीरियड्स आते ही नहीं है तो उसके अंदर फिर हम लास्ट 2 वीक्स के लिए दे देते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, चले आज का मेरा ख्याल है टॉपिक भी शुरू कर देते हैं। कौन है वॉलंटियर? मेरा ख्याल है समीरा ने वॉलंटियर किया था, किसने किया था? वॉलंटियर आप लोग देख लो ग्रुप में, अगर नहीं है तो कोई और वॉलंटियर कर ले। आईटीपी है, बड़ा इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक एक्चुअली। हाँ जी, सुनीता, सुनीता करना चाह रही है जी। सुनीता, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, बस जी मैम, आप सुनाए, आप चलो ठीक है? मैम अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलो लेट्स स्टार्ट देन जी। यस मैम, 1 मिनट बस जस्ट। आपके पास है कोई केस? नो मैम, केस तो नहीं है। चलो लेट्स देन हम खुद बना लेते हैं। अच्छा आप करो। शी इज पेशेंट इज 32 years of age. She is gravida to para 1 with previous 1 C-section and she has come at 30 weeks of gestation with the report showing platelet count 70 into 10 is per 9 per liter. ठीक है, and she also gives history of low platelet count and platelet transfusion at the time of cesarean section in her previous pregnancy. How will you manage her? ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस मैम। एक्चुअली सॉरी मुझे एक मिनट, रोल प्ले वाला करना है या स्ट्रक्चर्ड करना है? मैम दोनों में के लिए प्रिपेयर हूँ, जो आप बोले। वेरी गुड सुनीता। कौन कोई रोल मैम प्लेयर बने? 32 ईयर ओल्ड आपने बताई थी और 32 वीक हाँ, से एक्चुअली मैं थोड़ा वॉक कर रही थी तो इसलिए वो प्रेजेंट। sorry, I'll repeat it. Patient is 32 years of age. She is gravida to para 1 with previous 1 cesarean section. She has come to you at 30 weeks of gestation with the report showing platelet count 70 into 10 raised per 9 per liter. And she also gives history of low platelet count and platelet transfusion at the time of cesarean section previous. How will you manage? ओके मैम। मैम कैसे करना है रोल प्ले की कोई तरह? रोल प्ले जल्दी से अगर बनना चाहता है बन जाए, वरना हम स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं। मतलब मेरा ख्याल स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं। चलो आप बताओ सुनीता। Okay, ma'am. First of all, I will introduce myself that I am going to take some question from the patient and then I will take permission about the examination of the patient. Then I will ask about the missing data, what is the education of the patient and how she is married for, and last period, last delivery and last menstrual period of the patient. Then I will ask about the that what is the detail of the previous detail of this pregnancy, that how she conceived and this is a planned or unplanned pregnancy, and any history of spotting or bleeding in this pregnancy, any history of bleeding from nose or mouth or bleeding per rectum, and her dating scan was done, or her NT scan was done, or anomaly scan was done which was normal, or any abnormality in these scans. Then I will ask about any symptoms such as fatigueness or
fatigueness or the palpitation or the shortness of breath, and any history of decreased hemoglobin along with the platelet count. And then will I ask about how her blood pressure was checked till 30 weeks, it was normal or increase in blood pressure. Then I will ask about the patient, her OGTT was done, which was normal or not. Then I will ask about the patient that any history of hepatitis B, hepatitis B, C in this pregnancy or the previous pregnancy, and history of autoimmune disorder. Then I will ask what investigation, as her platelet count 70,000 per 10 days in this 30-week gestation. This is the first report, or the any previous report have been done, and what investigation was done, and what are the plan of management, and what she know about her condition. Then I will ask detail of the previous pregnancy, that as in previous pregnancy, any comorbid to the patient, and age which what were the platelet count in previous pregnancy, it was diagnosed antepartum or intrapartum or postpartum, and as she have history of blood transfusion, so what was the cause of blood transfusion, at which time she received transfusion, at the time of cesarean section or antepartum. And then what was the indication of cesarean section? Either it was emergency or the elective cesarean section. At what gestation was done, and what was the outcome of the pregnancy, and what are the baby weight of the previous pregnancy. Then I will ask any history of heavy menstrual bleeding to the patient, and what contraception she have taken, and Pap smear done or not. Then I will ask any previous medical disorder in this patient, along with decreased platelet count, and history of hypertension or diabetes. And then I will ask about any history of drug intake, and along with previous cesarean section, any other surgery was done or not. Then I will ask about the patient, that any smoking or caffeine intake, and any family disorder or bleeding disorder in this patient, and socioeconomic status of the patient. Then I will go to examine the patient about body mass index of the patient and general condition, any bruising or petechiae present on the examination of the patient, and vitals, BP, pulse, temperature, respiratory rate, and she is pale or not on examination, any thyroid enlargement or edema. Then I will do her breast examination, chest examination, and the obstetrical examination, including the inspection, in which any scar of previous cesarean section, localization is the vertical or the fenestrial, then linea nigra or stria gravidum. Then symphysis height and lie presentation, and the fetal heart rate, estimated fetal weight, and amount of liquor. वेरी गुड, Then यू आर वेरी गुड। तैयारी आपने अच्छी की है। कुछ चैट के ऊपर बड़ी अच्छी चीजें लोगों ने ऐड ऑन की है, विच इज वेरी गुड। हिस्ट्री के बहुत सारी चीजें देखो आपने बहुत अच्छा, एक मैं सबके लिए एक तरह से आपका और भी समराइज कर देती हूँ जिसपे एम्फसाइज किया। जब पेशेंट की कोई रिपोर्ट सीबीसी एक आई है और एकदम से उसमें प्लेटलेट्स आपके, तो इसमें तो खैर प्रीवियस हिस्ट्री भी थी, वरना इवन प्राइमरी के अंदर यू कम अक्रॉस अ पेशेंट जिसके प्लेटलेट काउंट कम है, देखो लेस देन 150 को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, और लेस देन 100 को तो पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। इवन इफ यू हैव टू इन्वॉल्व अ हेमाटोलॉजिस्ट, उसको लाइट ना लो, बेशक आप उसकी डिलीवरी कर बैठे हो, बाद में रिपोर्ट आई है, बट लेस देन 100 है तो उसमें इसलिए बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत है, बिकॉज उसका खुदा ना खास्ता हेल्प सिंड्रोम डायग्नोसिस हो सकता है। वी ऑल नो के हेल्प सिंड्रोम कैन हैपन इन एनी पेशेंट। You may not even have a proteinuria in that patient. You may be having very borderline blood pressure in that patient, borderline high blood pressure, बहुत high नहीं भी होगा, patient deliver हो गया, उसका 70 platelets आ रहे हैं, प्लीज उसको इसलिए इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपके आईसीयू में लैंड कर सकती है, बिकॉज शी मे बी हैविंग हेल्प सिंड्रोम जो वर्सन हो सकता है पोस्टमार्टम। आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। मैंने इसकी केस रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें मोर्टेलिटी हो गई थी इवेंचुअली, बिकॉज पेशेंट डिलीवर हो गई थी और इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया गया था। सो इसलिए लो प्लेटलेट काउंट के पेशेंट को बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए, एक चीज तो, और स्पेशली अगर 100 से कम आ जाए, क्योंकि हेल्प सिंड्रोम तो मोर्टेलिटी वाला डायग्नोसिस है ना, अगर वो मिस हो जाए।
तो इसके अंदर जैसे सुनीता ने जब शी वाज टेकिंग हिस्ट्री, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री में डीडी पूरा रूल आउट होना बहुत जरूरी है। चैट के ऊपर भी बहुत अच्छे लोगों ने मैसेजेस किए हुए जिसके अंदर डीडी मेंशन है। सो यस, हेल्प सिंड्रोम, इन्होंने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, एडीमा का जिक्र किया। इसके अंदर बिकॉज पेशेंट प्रीवियसली हैड लो प्लेटलेट काउंट, इसमें तो हर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ही होगी। हेल्प में यू डोंट रियली नीड टू डू प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एज सच, बट चलो फिर भी आपने इसके अंदर हेल्प सिंड्रोम को रूल आउट करना है, पिछली प्रेगनेंसी के हेल्प को रूल आउट करना है, जिसके लिए आपने पिछली प्रेगनेंसी में भी हाई ब्लड प्रेशर, बेबी का वेट पूछ लो। अच्छा, जहाँ पे पिछले प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हुई हो या पेशेंट पुरानी पेशेंट है लो प्लेटलेट काउंट की, तो फिर आप उसके अंदर पिछले बेबी की बहुत ज्यादा डिटेल्स पूछनी जरूरी थी, जो सुनीता ने थोड़ा सा मिस कर दिया। इसलिए क्योंकि वो फीटल एलोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी तो हो सकता है ना इस पेशेंट के अंदर। एक्सक्यूज मी। सो वो इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। आई डोंट नो ये हम लोगों के कंट्री में तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी बाहर की देखो ना, ये टॉक आर्टिकल्स या साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स वगैरह, तो उसमें फीटल एलोइम्यून थ्रोम्बोसाइटो को बहुत उन्होंने, हालांकि इसका इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इसको बहुत कैटेगराइज किया हुआ है कि हाई रिस्क, मॉडरेट और बहुत ज्यादा वेरी हाई रिस्क, और इस तरफ से करके, क्योंकि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो जाता है बेबी को। एक्चुअली वो चीजें हैं जिसमें खुदा ना खास्ता एकदम से जो बेबी या मदर की मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी अपीयर हो जाती है, कि उनमें से कॉजेज होती है। तो इसके अंदर आप पिछले बेबी का जरूर डिटेल में पूछ लो, उसके प्लेटलेट काउंट हुए थे क्या डिलीवरी के वक्त, या उसका कोई इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का तो नहीं था, ताकि इसमें फिर आपको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को आप थोड़ा सा रूल आउट कर सकोगे। अच्छा, और उसके अलावा आपने जो है सो आपने यस हेल्प सिंड्रोम प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी, इसमें भी आपने रूल आउट करना है, ह्यूमन वाली चीज को पिछले में भी और इसमें भी रूल आउट करना होता है। उसके अलावा आपके ये आपने रूल आउट किया कि फैटी लिवर डिजीज, वायरल मार्कर्स, हेपेटाइटिस, ये वो पिछले में पीपीएच कोड किसी ने क्या, फीवर की हिस्ट्री आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो मैम गई है, मिस कर रही इसलिए क्योंकि हूँ बहुत कॉमन हो मैम। गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे तो कंट्री में डेंगू भी बहुत ज्यादा है ना। हो सकता है पिछले में भी उसे डेंगू हुआ हो, उससे भी इसमें भी डेंगू हो गया हो, तो फिर वो बेचारी का इस तरह एंड अप होगा। मैम तो ऑटो इम्यून का फिर नाम ही ले लें, क्योंकि मैं सुबह में यही सोच रही थी अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कशन कह रहे हैं तो एनी बोन पेन या एनी मतलब उससे कैसे पूछेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, क्योंकि एप्ला कोई भी हो टेस्ट सकती हुए, है। ये कि कोई टेस्ट हुए हैं, कोई एंटीबॉडीज या ऐसे टेस्ट आपके, या जब आपका बेबी पैदा हुआ था। एक्चुअली जो बेबी होता है उसके अंदर तो जरूरी नहीं कि वो मदर वाले ऑटो इम्यून वाली एंटीबॉडीज जाए। जो फीटल एलो इम्यून है उसका बेसिकली डायरेक्टली मैं आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ। उसमें यही होता है कि बेबी के जो प्लेटलेट्स हैं वो क्रॉस करके मदर में चले जाते हैं, जो कि एज अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, कुछ मदर्स उसको नहीं एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो बेबी की साइड से, बिकॉज बेबी और फादर और मदर दोनों की साइड से बेबी के ब्लड सेल्स की जेनेटिक्स आती है। जो बेबी के ब्लड सेल्स में से प्लेटलेट्स होते हैं, जब वो उधर जाते हैं, कुछ मदर का अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो मदर के अंदर अगेंस्ट दोस प्लेटलेट्स, अगेंस्ट दोस फीटल प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और फिर वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में जाती हैं और बच्चे के प्लेटलेट्स को अटैक करती हैं, जिसकी वजह से लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है। और अगर ये जितना अर्ली हो उतना डेंजरस हो जाता है प्रेगनेंसी में, और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फीटल एलोइम्यून का तो ये, फिर इसके अंदर उस एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है मदर के ब्लड से लेके, अगर वो पॉजिटिव आ रही हो तो फिर अकॉर्डिंगली फीटल ब्लड सैंपलिंग भी इसके अंदर फिर करके बेबी के प्लेटलेट्स काउंट्स और वो सब मॉनिटर किए जाते हैं। सो ये तो उसका फीटल एलोइम्यून का हो जाता है। लेकिन वही बात है जैसे आपने कही, ये ऑटो इम्यून का पूछ लो, या आपको कि कोई एंटीबॉडीज का टेस्ट तो नहीं कभी हुआ जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक वजह बताई गई हो प्लेटलेट काउंट कम होनी चाहिए, उनका क्या पूछ। मैम पेशेंट से तो पूछ सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिस्कशन में तो फिर नाम ही ले लें, एनी ऑटो इम्यून जी डिसऑर्डर। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्ड में नाम ले लो बेशक, या फिर आप यूं करके कर लो कि आई वुड लाइक टू आस्क द पेशेंट इफ शी हैज बीन टोल्ड कॉज फॉर हर लो प्लेटलेट काउंट बिफोर और एनी स्पेसिफिक टेस्ट वाज डन। ठीक है, चलो गुड। सो आई थिंक उसके अलावा डीडी आपका इसमें कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके डीडी में बहुत खतरनाक किस्म की आ जाती हैं कॉजेज, जिसमें इवन मोर्टेलिटी विच कैन आल्सो लीड टू मोर्टेलिटी, इंटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। तो इसलिए डीडीज को अच्छा कवर करना बहुत जरूरी होता है। बाकी द रेस्ट इट वाज फाइन, वी ऑल नो, हमने ब्लीडिंग का पूछना है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आपने अच्छा बता दिया था। किसी ने कोई चीज ऐड करनी है तो बता दो। एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। आपने कहा कि जो ये एफमेट जब होगा तो मदर के जो है वो टेस्ट होंगे और बेबी के टेस्ट होंगे, कि मदर में जो है एंटीबॉडीज होंगी और बेबी में लाइक, फिर हम क्या करेंगे, उनको ट्रांसफ्यूजन करेंगे? हम इसको जरा रिपीट कर दें। अगर
हाँ, अगर एंटीबॉडी, हाँ उसके अंदर फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हो ना, एंड यू आर प्रिपेयर्ड, आप बेबी के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हो कि उसके अंदर अगर कोई प्लेटलेट काउंट लो हो रहा है, इवन बेबी के प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का भी अकॉर्डिंगली अरेंज करते हो, ओके मैम। ठीक है ना। चलो ठीक है मैडम जी, मैडम मुझे अभी आप इसकी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे जब प्लेटलेट्स इसके जाहिर है। और ज्यादा फिर हाँ उसके मैं क्वेश्चन करूंगी, ठीक है मैडम। जरूर जरूर। अच्छा चलो गुड। सुनीता, एग्जामिनेशन अब आप सबको आ गया है, आपने ऑप्स का एग्जामिनेशन कैसे करना है, जनरल फिजिकल, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। चलो सुनीता, इन्वेस्टिगेशन आप मांगिए। Ma'am, first of all, I will ठीक है ask मैम, about the इसमें blood जब group लो with प्लेटलेट है RH. तो हम इनसे ये ना सॉरी पूछे। यस मैम, मैं कह रही हूँ कि जी अभी कुछ कि इनका लो प्लेटलेट है तो हमें तो पेशेंट से ये भी पूछना चाहिए कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो जाती कहीं पे, लाइक लो प्लेटलेट है तो वो तो लाइक पूछे ना उसने, आपको। जी मैम। वो जरूर पूछना, उन्होंने पूछा भी है क्या हर पर तरह की पूरा ब्लीडिंग, कोई नेजल ब्लीड, वॉमिट में ब्लीड, अगर पर एक्टिव ब्लीड का पूछना, वजाइनल ब्लीड, कुछ ऐसा, वो सब आपने उससे पूछा है। थे शी मिस्ड आई थिंक अबाउट पीपीएस। प्रीवियस प्रेगनेंसी को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी जो कि देनी चाहिए थी, क्योंकि प्लेटलेट्स तो बहुत रेयर है किसी को लग जाना, मैम अब तो वही उसको तो मुझे प्लेटलेट ही लग गए। एक्चुअली ये लिखा है, आपने बताया कि एनी ब्लड ट्रांसफर इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, तो वो बस मैंने रूल आउट करने की एंटीपार्टम लगा या इंट्रापार्टम लगा था या पोस्टपार्टम लगा था, और व्हाट वाज द कॉज। तो प्लेटलेट और लगना फिर तो उस एक वक्त बड़ी बात है ना। जी मैम, मतलब आपको ये पूछना चाहिए था एनी हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, ये वर्ड उसमें ऐड कर देते थे ठीक है। शायद। मैडम हिस्ट्री में इन्होंने इन्फेक्शन का नहीं पूछा, जैसे मलेरिया में भी हो जाते हैं, टाइफाइड में हाँ भी फीवर का प्लेटलेट। मिस कर दिया ना। फीवर मिस हुआ है मुझसे। साइकिल भी पूछना चाहिए, जी साइकिल का मैडम पूछना चाहिए था ना, किसका? आप टाइप साइकिल करके बता रेगुलरली दो, और आपके पास पीरियड भी तो साइकिल साइकिल गायनी हिस्ट्री में। गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, बिल्कुल। आई थिंक इन्होंने पेप्समियर वगैरह हैवी मेंशन मेस और किया, हैवी मेस और और ब्लीडिंग पूछी थी। थोड़ा सा मेंशन किया था इन्होंने। जी ठीक है, चलो गुड। चलें इन्वेस्टिगेशंस। मैम आई नीड हर ब्लड ग्रुप विथ RH फैक्टर, ठीक है, बी पॉजिटिव। and I want her complete blood count with date in which I want to know her hemoglobin, platelet count, TLC count. हीमोग्लोबिन 10.2 है, प्लेटलेट 17 to 10 इस पर 9 है, और बाकी सब नॉर्मल है। And ma'am, I want to know about this is the first report or the second report, means she's on 30-week gestation. What was the previous platelet count on booking or कोई भी? इसके एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सीबीसी अवेलेबल है, उसके अंदर इसके 152 है प्लेटलेट्स। Okay ma'am. Then I want to know any fasting blood sugar, 92। and I want to know her urine detail report in which I want to know the any pus cells present or protein, ketone or glucose, नॉर्मल है वो। and hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibodies. नेगेटिव। Okay ma'am. And I want to know the her rubella antigen and also the her liver function test and PT hepatitis. गुड। एलएफटी उसके नॉर्मल है। पीटी आईएनआर में उसका आईएनआर 1.9 है, और आपने और क्या मांगा है? मैम PT hepatitis INR मांगा। वो मैंने बता दिया आपको, बाकी नॉर्मल है, 1.9 आईएनआर है। रुबेला मांगा था आपने शायद। जी रुबेला IgG जो बुकिंग पे हम करवाते हैं। वो बुकिंग में नॉर्मल है उसका, वो आईजीजी ज्यादा है उसका। okay ma'am, then I want to know about her dating skin and the anomaly skin and recent skins. वो सारा कुछ ठीक है, 30 वीक्स ही बन रहे हैं उन सबके अकॉर्डिंग। Okay ma'am, that's all. गुड। और किसी ने कुछ? मैम बाकी ये कहते हैं कि भाई ब्लू टॉप मांगो, रेड टॉप मांगो, कि ये आपकी रिपोर्ट सही है या नहीं है, जो थ्योरी क्या में हम मांगो? पढ़ते हैं कि ये कौन से टॉप में लिया गया है। जैसे EDT है, उसमें एक होता है ना सिट्रेट में आपका कोगुलेट नहीं होता, नहीं वो नहीं जो मांगना। वो मैंने कहा उसकी तो इम्पोर्टेंस एग्जाम में तो नहीं है। हाँ नहीं। कुछ प्रीवियस प्रेगनेंसी के नोट्स, कुछ चीज?
Yes, previous surgery notes. हाँ, Previous प्रीवियस कोई surgery. इवैल्यूएशन हुई है उसकी, सर्जरी के नोट्स, उसके प्लेटलेट्स लगे थे, कोई टेस्ट तब हुए हो, तब क्या डायग्नोसिस बना, वो वाली कोई चीज। Okay, ma'am. ठीक है, वो भी जरूर मांग लेंगे। और किसी ने कुछ ऐड करना है? मैडम इससे पेरिफेरल स्मीयर करा सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? उससे क्या पता चलेगा? मैडम कि बाकी कोई इसकी वो तो नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है उसको कोई? लेट द हेमाटोलॉजिस्ट आस्क फॉर इट। उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता कि हम वो क्यों मांग रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमेशा तब मांगो इफ यू नो द रीजन एज वेल, कि आप उसमें क्या देखना चाह रहे हो। आपकी बात में समझ गई हूँ बिल्कुल। ब्लड डिसऑर्डर या कोई प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन का मसला या कोई अबनॉर्मल प्लेटलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ना हो। बात आपने अच्छी की है, बट आई थिंक कि ये चीजें हेमाटोलॉजिस्ट को मांग लेने दो, हम ना मैम मांगे। अगर हेमोग्लोबिन लो होती है तो पेरिफेरल स्मीयर मांगते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एसोसिएटेड है या नहीं है, जैसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ आईटीपी होता है। मैंने इसकी वैसे 10.2 दी है, इतनी अच्छी दी नहीं थी एचबी, वैसे हाँ उन्होंने जी। इतनी लिफ्ट नहीं करा इस चीज को। अच्छा, और उसके अलावा ठीक है, एक चीज और मेरे जहन में आई थी, वो फिर हम उस पर मैम बात। एंडाइसिस इसमें मांगने चाहिए थे 10.2 में, बस वो 10.5 हम सेकेंड मेरा हाल ट्राइमेस्टर में ना। ये थर्ड ट्राइमेस्टर है, 10.5 ही होता है इसके अंदर भी बॉर्डर लाइन, उससे तो कम ही दी है मैंने आपको वैसे एचबी। यस रूल आउट मैम। कर देन लो सारी कॉजेस। रेड सेल इंडाइसिस एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी। मैडम इसमें एमपी आईसीटी डेंगू ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बात ये है कि अगर पेशेंट की रीसेंट हिस्ट्री मेरा ख्याल है कि नहीं है रिलेटेड टू फीवर या कोई सिम्टम्स डेंगू के, तो देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस डन लाइक दिस। अगेन मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर तो उसकी हिस्ट्री स्पेसिफिक होती तो हम जरूर डेंगू मांग लेते। मलेरिया के अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत इतना लो होना इतना है नहीं स्पेसिफिक। अगेन अगर हिस्ट्री होती तो शायद हम वो भी मांग लेते। तो ये चीजें अभी हम नहीं मांगेंगे। अगर मैम हिस्ट्री मैंने होती तो मांग लेते हैं, वरना मैम फिजिशियन को इन्वॉल्व कर लेंगे। जी मैम, अगर ट्रेवलिंग की हिस्ट्री हो एंडेमिक एरिया में जहाँ पे कॉमन हो तो? ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, और जैसे फॉर एग्जांपल के कोई पेशेंट यूके में है और अब वो पाकिस्तान से होकर चली गई है और वहां पे जाकर उसका प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है, बट अगेन देयर आर नो सिम्टम्स, चलो फिर भी बन जाता है। लेकिन अब इस तरह का पेशेंट जो पहले इधर एंड देयर, तो खुद ही से अपने केस को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लो प्लेटलेट में आप डेंगू तो नहीं कराओगे ना, एक्सेप्ट कि उसके सिम्टम्स हो डेंगू वाले। मैडम बीपी रिकॉर्ड मांगेंगे, ब्लड प्रेशर का बिल्कुल रिकॉर्ड। बिल्कुल मांग लो, जबरदस्त, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीपी रिकॉर्ड, आपने प्रोटीन यूरिया मांगा, एलएफटीज मांगे, व्हिच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, मैम आई यूरिक थिंक एसिड इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हमारे पास प्री एक्लेम्पशिया या ठीक है, पीएच की हिस्ट्री नहीं थी, तो इस वजह से मतलब कुछ बिल्कुल ऐसा ठीक है, स्पेसिफिक क्योंकि नहीं। एलएफटीज मांग लिए ना। अगर ये हेल्प होता, लो प्लेटलेट है तो एलएफटी ज्यादा होते, अगर एलएफटी ज्यादा होते तो आप यूरिक एसिड और बाकी चीजें भी मांग लेते। लेकिन क्योंकि एलएफटीज नॉर्मल मैंने आपको बता दिए थे, तो इसका मतलब है हेल्प तो रूल आउट हो गया। लेकिन चलो, बीपी पे भी आप बीपी रिकॉर्ड मांग लो, अच्छी बात है। ठीक है, सो गुड। अच्छा, और किसी ने कुछ ऐड करना है? गुड। तो बस आपने इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो प्रीवियस प्रेगनेंसी के सारा आप अगर मांग लेते कि उसके प्लेटलेट्स जो लगे थे उससे पहले उसको कोई ट्रीटमेंट मिलती रही थी या कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस बना हुआ था उसका, तो वो एक्चुअली ये सारा ज्यादातर थ्योरेटिकली है टॉपिक। अच्छा गुड, चलो अब मैनेजमेंट कर लेते हैं। सुनीता, आप मैनेजमेंट करो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसल द पेशेंट। मैम अब एक्चुअली इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं पता और उसके बाद कोई डायग्नोसिस नहीं बना है, और इसके जी, प्रीवियस जो रिकॉर्ड नहीं पता, 150 डायग्नोसिस आपने बनाना है ना। और 152 बुकिंग इसके थे प्लेटलेट, तो आई विल गो टेक द गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टू दिस पेशेंट। ठीक है, I will counsel the patient regarding the diagnosis that she having the high risk pregnancy, which is the having gestational thrombocytopenia in the pregnancy. Her maternal and fetal effect. Her maternal effect, there is risk of bleeding, APH or the APH and the risk of admission
and risk of PPH, and the induction of labor and cesarean section. And in the fetal risk, there risk of miscarriage or prematurity, and risk of prematurity, and risk of intracranial hemorrhage in the baby, and neonatal admission. Then I will, as my patient I will admit the patient at that platelet count for evaluating and the patient, and further investigate the patient, and then I will monitor any bleeding from mouth or nose for 1 to 2 days. Then I will do her platelet count 1 weekly to the patient. And I will again assess the patient in the ward for 1 to 2 days. If there is no any symptom or any complication in the patient, then I will discharge the patient, and depend upon the platelet count, that it is increasing or that is remains same, or in the decreasing pattern. Then after that, I will give, if the patient platelet count remains same at the 70,000, I will discharge the patient, and I will monitor in outpatient department. And I will do her frequent 1 weekly visits and monitor her platelet count. My aim to, in the absence of any fetal-maternal complication, her growth scan, her Laker volume, my aim to prolong the pregnancy till term and leave for the spontaneous labor till 37 weeks of the gestation. And then at 36 weeks, I will counsel the patient regarding, as she is the previous one, regarding the mode and time of the delivery. And then I will ask about the contraception and breastfeeding. Then as my patient is previous one and C-section, and I don't know her last delivery, मैम वो भी हमें नहीं पता कि previous one कब हुआ और क्यों हुआ, indication नहीं पता हमें इसकी. Then my plan will be the elective cesarean section on 38 week of the gestation after the steroid cover to the patient. And अच्छा देखो 2-3 चीजें, सॉरी आपकी भी ऐड करते हैं, हाँ वो भी कर लेते हैं. अच्छा कुछ चैट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लोगों ने ऐड की हुई है, वो मैं आपको भी से थोड़ा सा करेक्ट कर दूं. अच्छा किसी ने क्या पैनसाइटोपिनिया के लिए बोन मैरो बायोप्सीज का पूछेंगे या करेंगे? देखो पैनसाइटोपिनिया में तो फिर सारा कुछ कम होगा ना, टीएलसी भी कम होगा, उसका HbB1 कम होगा, उसका तो आरबीसीज भी कम होंगे. पैनसाइटोपिनिया मींस कि सब कुछ डाउन हो रहा है. एक प्लेटलेट के कम होने पे आप बोन मैरो बायोप्सीज की तरफ नहीं चले जाते हो. ओके, वो बातें नहीं करनी जो हेमाटोलॉजिस्ट की बातें. हमने अपनी जितनी नॉलेज हमें चाहिए उसके अंदर ही रह के हमने फिलहाल बातें करनी है. बाकी तो हर सूरत हमने हेमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है. अगर कहीं LFTs ऊपर नीचे होते हैं, कोई एक लैब भी ऊपर नीचे होती है, तो हम फिजिशियन को भी इन्वॉल्व साथ में कर लेते हैं विद हेमाटोलॉजिस्ट. ठीक है, तो आपने इस वक्त जो है वो खुद से अपने केस को डिफिकल्ट बनाना. सुनीता ने इंटरेस्टिंग बात ये की कि उसने इडियोपैथिक को भी छोड़ के उसने जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस बना दिया. तो टू मेक इट इवन सिंपलर, लेकिन इसमें थोड़ी सी और थ्योरी को ऐड कर लेते कि जेस्टेशनल तो होता है बिकॉज ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद मोस्टली होता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट 70 तक नहीं एक्चुअली जाते, 100 के अराउंड या 100 से थोड़ा ऊपर रहते हैं वैसे, और रिकरेंस होता है. लेकिन चलो बिकॉज इसके पिछले नॉर्मल थे, लेकिन इसके तो मैंने बिल्कुल बुकिंग के दिए थे ना अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के. उसके बाद तो मैंने आपको दिए नहीं, क्या पता उसके बाद से लो होना शुरू हो गया. और 70 इज बिट लो फॉर जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो एक इस चीज का ध्यान रखना, इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. इसके कोई कॉल ऐसा अच्छा नहीं मिलेगी. दूसरी चीज आ जाता है, किसी ने कहा कि जी ड्रग्स की हिस्ट्री, हेपरिन और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ले लो हिस्ट्री उसकी भी, लेकिन हेपरिन इटसेल्फ डायरेक्टली प्लेटलेट्स को करे ना करे, सिर्फ एक हेपरिन के लेने से ही आप वैसे ओवरऑल ड्रग हिस्ट्री ले सकते हो, लेकिन खाली हेपरिन लेने वाले का तो प्लेटलेट काउंट भी मॉनिटर नहीं होता ना एक्चुअली उसके अंदर, तो आप वो देख सकते हो. लेकिन असल बात यह है कि इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना. दूसरा यस आप बाकी सुनीता आपकी जो मैनेजमेंट थी कि आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन वाज वेरी गुड, वो कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड किए थे व्हिच यू मिस्ड, जो कि कवर हो रहे थे बातें, लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. उसमें इस तरह के केस में तो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के बगैर बात ही नहीं चलती. हीमाटोलॉजिस्ट और इवन यूनिटोलॉजिस्ट, अब पीडियाट्रिशियन का काम है कि वो डिसाइड करेगा कि बेबी
देखो जो चीजें नहीं होती उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि बेबी को प्लेटलेट्स लगेंगे, पहले से आप पेशेंट को वो चीज बता रहे हो जो कि बहुत ही रेयरेस्ट होती है। उसके अलावा ये कि आप ये बात ना करो कि अगर बिकॉज यू हैड मिस्ड इट कि प्रीवियस वन सिजेरियन है, उसका प्रीवियस क्यों हुआ था, कितने साल हो गए सिजेरियन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप यही कही जा रहे हो कि बिकॉज हमें पता नहीं था, खुद ही कह दो कि उसकी प्रीवियस इंडिकेशन, अगर आप इफ यू हैड मिस्ड इट इन द हिस्ट्री, कोई बात नहीं, आपके पास पहली बार 10 मिनट होंगे और फोकस बात करनी है, तो आप उसका खुद ही कह दो कि अगर उसका प्रीवियस वन की में इंडिकेशन देके, उसके साल देके, यू कैन प्लान फॉर वीबैक। लेकिन ऑब्वियसली वीबैक को फिर हम 14 वीक्स तक तो नहीं लेके जाएंगे, फिर थोड़ा अर्लियर उसका प्लान कर लेंगे। तीसरी चीज, आपने देखते ही मरीज को एडमिट कर लिया था, एडमिशन का क्या रीजन? मैम जैसे हमारे पास कोई भी रिपोर्ट के साथ वैसे पेशेंट आती है, भले हमें क्योंकि मुझे तो इसकी हिस्ट्री प्रीवियस सिजेरियन की थी कि प्लेटलेट काउंट लो थे, तो मैं अपने पास रह के उसके इन्वेस्टिगेट करती, हेमेटोलॉजिस्ट वगैरह इन्वॉल्व करती, फिर उसे डिस्चार्ज करती वर्कअप करके। क्योंकि एकदम से हमारे पास ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम एडमिट एटलीस्ट फॉर 2 डेज करके, उसका कोई भी रीजन ना मिले तो फिर हम डिस्चार्ज करते हैं ना पेशेंट को। नहीं, आप ऐसे ना करो। देखो आपने वर्कअप तो कर लिया ना, आपने ये सारे उसके टेस्ट तो जी करा जी लिए, टेस्ट तो आपके जी सामने पड़े हुए, ठीक है। जी जी मैम। देखो जो पेशेंट को आप एडमिट ऐसे नहीं कर लेते हो, बिकॉज उसके अंदर आपके भी रिसोर्सेज बहुत यूज हो रहे हैं, पेशेंट के भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। देयर हैज टू बी एन डेफिनेटिव इंडिकेशन फॉर एडमिशन। एडमिशन उसका होगा जो कि नॉन कंप्लाइंट पेशेंट है, अगर चली गई और वापस नहीं आएगी तो और बात है। अब इसकी रिपोर्टें आपके सामने पड़ी हैं, आप ओपीडी बेसिस पे भी तो हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो ना। अगर उसका स्कैन बिल्कुल ठीक है, वो मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल दिए सारे स्कैन, मैंने आपको सारी रिपोर्टें दे दी थी ताकि हमारी डायरेक्ट डिस्कशन हो, ठीक है। तो इसके अगर अगर सारा स्कैन्स के ठीक आ रहे हैं, इसकी लैब्स मैंने आपको सारी दे दी है, योर डायग्नोसिस गोइंग मोर टुवर्ड्स इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आपका लग रहा है कि प्रेगनेंसी और इस वक्त ना वो लेबर में जा रही है ना कुछ, 70 इज नॉट बैड प्लेटलेट्स फ्रैंकली। अगर वो आईटीपी का केस है और 70 प्लेटलेट्स हैं तो वो इतने बुरे हैं नहीं इस वक्त, खुदा ना खास्ता अगर वो बहुत कम की तरफ हो तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर अगर उसके हैं, और सेकेंडली अगेन कि अगर वो कोई ऐसी उसकी और कोई कॉज आपको नहीं मिली और इडियोपैथिक की तरफ आपका है डायग्नोसिस, तो आप ओपीडी बेसिस में हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट ने अगर अपनी कोई रिपोर्टें ऐड करनी है वो ऐड करके, एंड ही कैन ऑलवेज कॉल द पेशेंट अगेन। अगर हेमेटोलॉजिस्ट कहता है कि इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसको अर्जेंट चाहिए पेशेंट को, विच यू आल्सो थिंक कि नहीं चाहिए, शी इज नॉट ब्लीडिंग, शी इज नॉट इन पेन, यू आर नॉट प्लानिंग डिलीवरी अर्जेंटली, तो लेकिन फिर भी अगर हेमेटोलॉजिस्ट को लगता है कि फॉर एग्जांपल इसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगने हैं, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता इसको कोई स्पेसिफिक चीज लगनी है, तो फिर भी एडमिशन जस्टिफाइबल है, ठीक है। तो एडमिशन हमेशा एग्जाम में सोच समझ के बोलना है, ठीक है। हाँ जी, किसी ने लिखा है कि हेपरिन इंड्यूस्ड ट्रॉमा, बिल्कुल हेपरिन इंड्यूस होता है, अगेन दैट्स अ रेयर थिंग, सो यू कैन मेंशन दैट। आप हेपरिन की चीज बिल्कुल, ड्रग हिस्ट्री आप लोगों के पेशेंट से नहीं मैं ये कैसे लिखा है जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ सना का ओके, तो ठीक है सुनीता, तो आपने उसका एडमिशन जो है हमेशा सोच समझ के करना है जी। मैम अगर ये गेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ गेस्टेशन, तो मैम ये तो मतलब इतना मतलब उसको तो एडमिशन की भी जरूरत नहीं है, और फिर हम वैसे उसको भी 1 जरूरत, वो तो इसलिए जी भी नहीं मैम। होती क्योंकि जेस्टेशनल में तो नीचे बहुत ज्यादा लो जाता ही नहीं है। जेस्टेशन का तो कॉन्सेप्ट ही हीमोडाइल्यूशन का है, मैम इसमें हीमोडाइल्यूशन एक में ही तो बात 100 है से कम ही नहीं जाते प्लेटलेट्स। जी मैम। मैम इसमें तो एक ये बात है कि जो गेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो मैम अगर इसको प्रीवियस जो इसकी प्रेगनेंसी थी इसमें इसको ट्रांसफ्यूजन हुई थी प्लेटलेट्स की, वो नहीं हो तो सकता, उसके इसलिए वो बाद जीटीपी तो हो ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि तो मैम जीटीपी फिर में तो तो मतलब ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ही नहीं पड़ती तो मैम फिर ये तो उससे रूल आउट हो गया है ना कि यानी ये गेस्टेशनल था, एक तरह से। क्योंकि इसीलिए गेस्टेशन मैंने तो हम जो शुरू है से कह आफ्टर रही हूँ, डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी या सेकेंड ट्राई मिड या लेट सेकेंड यूज ट्राइमेस्टर करते हैं। ऑनवर्ड्स हो सकता है, बट एक तो उसके अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत लो नहीं होते, इतने लो तो होते नहीं कि ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए। बट अगेन बिकॉज प्रीवियस सिजेरियन के चलो नोट्स नहीं है, पता नहीं उसको कौन सा ब्लड लगा था, क्या हुआ था, चलो उस चीज को मैम नोट तो बेनिफिट ऑफ है। डाउट दे देते हैं सुनीता को। और लेकिन ये है कि एकदम से डायग्नोसिस इस तरीके से आप बोल दो कि जेस्टेशनल था बिकॉज वो इतना जा नहीं रहा, उससे बेहतर है इडियोपैथिक बोल दो, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। क्या पता आपका हीमेटोलॉजिस्ट कोई और कॉज निकाल दे, सो आपने हीमेटोलॉजिस्ट को तो इन्वॉल्व करना ही है, तो वो आप करोगे। उसके बाद आप जो है बाकी चीजें, ठीक है। फातिमा ने कुछ शेयर किया, फातिमा आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दो।
मैडम मैं ये कह रही हूँ कि लाइक अब जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री थी उसमें इसको जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, प्लेटलेट्स भी इसको लगे थे, ठीक है। ठीक है। अब ये गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, एक तो ये इतना सेवेयर नहीं होता कि जिसमें हम ट्रांसफ्यूजन करें प्लेटलेट्स ऐसा ही है, बिल्कुल दूसरी बात आप ये कि सही अब कह इसको रहे रिकरेंस हो गया है, अब इसको रिकरेंस हो गया है 30 वीक्स पे, तो गेस्टेशन तो ये नहीं हुआ कि, क्योंकि अगर जो इसको हैं। ट्रांसफ्यूजन हुई थी तो हम 70 पे तो ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं ना। यू आर राइट, यस बिल्कुल मैम। करेक्ट। मैम इसमें फिर गेस्टेशन की तरफ हम इसको लेकर जाए या हम इसको ऑटो इम्यून ही रखें फिर? जेस्टेशन की तरफ ना लेके जाओ, ऑटो यस इम्यून मैम। भी नॉट स्पेसिफिकली इडियोपैथिक हो सकता है ना। मैडम हम लोग इसके वीकली करवाएंगे फिर रिपीट प्लेटलेट्स? ये अभी सुनीता बताएगी, चलो। मैम हम वीकली करवाएंगे। फर्स्ट जैसे हमारे पास कोई रिपोर्ट आई है तो उसमें हम 1 वीक के बाद दोबारा रिपीट करवाएंगे। अगर देखेंगे कि सेम रह रहे हैं या और डिक्रीज हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द प्लेटलेट काउंट कि कितने डिक्रीज हो रहे हैं या किस तरह से। देन हेमेटोलॉजिस्ट विल बी इन्वॉल्व इफ द अगर हम वी आर टेकिंग एज ए ITP, then depend that when especially in this scenario is when we have to start the treatment to the patient if patient is ITP. So ma'am, we will involve the hematologist if the patient if hematologist give me the diagnosis that is idiopathic thrombocytopenia, then I will do her frequently platelet count. If the platelet count on 36 weeks of gestation is less than 50, then we will give her prednisolone steroid to the patient. Depend upon dose will be depend upon the weight of the patient. एंड देन मैम फिर तो उसकी वही के प्लेटलेट काउंट ऑन 36 वीक्स क्या उसके हैं, तो टाइम वोट भी हम उसी तरह से ही करेंगे और कैसे डिक्रीज हो रहे हैं प्लेटलेट काउंट। अगर फ्रीक्वेंटली वो डिसेंडिंग पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं तो हम उस हिसाब से इसकी टाइम वोट डिलीवरी डिसाइड करेंगे पेशेंट की। बिल्कुल ठीक है। देखो बात आपने बिल्कुल ठीक से, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए मैनेजमेंट में। फ्रैंकली ITP की कोई गाइडलाइन उस तरीके से मिली नहीं है, नहीं कि हम कहें कि हम उसको बहुत ज्यादा फॉलो करें। 1-2 चीजें हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, कितने प्लेटलेट काउंट पे आप डिलीवरी करा सकते हो, कितने में सिजेरियन, कितने में एपिड्यूरल और स्पाइनल रख सकते हैं, ये 3 चीजें वो भी डिस्कस बता दो जल्दी से सुनीता। जी हाँ मैं बताएं। 50 अगर मोर देन 50 पे हम मतलब नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, और अगर 80 पे हम एपिड्यूरल लगवा सकते हैं पेशेंट को और स्पाइनल लगवा सकते हैं, और इन हैंड प्लेटलेट हमारे पास होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 80 पे मैम हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं और 50 पे वेजाइनल डिलीवरी इन हैंड, लेकिन हमारे अरेंजमेंट होनी चाहिए साथ में वैसे ब्लड चेक की कर और लेना, प्लेटलेट की। सिजेरियन जो स्पाइनल और एपिड्यूरल 80 पे है, सिजेरियन तो मेरा ख्याल है 50 पे भी है अगर आप GMA कर लो। मैम तो स्पाइन अच्छा GA वाला ठीक है। और ये चीज भी चेक कर लो, जिसने भी पढ़ा हुआ है नॉर्मल डिलीवरी वैसे 30 पे भी हो जाती है, लेकिन ये 50 रखो अपने माइंड में, 50 मैम डॉक्यूमेंटेड सेफ है। जो है ना, सेफ हम 50 सेफ क्योंकि जी PPS 50 के ऊपर आपकी नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन और स्पाइनल एपिड्यूरल हो जाता है आपका 80 के ऊपर। एक चीज ये आपकी हार्ड एंड फास्ट पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि वी स्टार्ट ऑफ और द हेमेटोलॉजिस्ट स्टार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विद द स्टेरॉइड फर्स्ट। मोस्टली स्टेरॉइड से ठीक हो जाते हैं, हार्डली वी नीड टू गिव देम IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर इट। और उसके और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तो बहुत रेयर, अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए पेशेंट को या फिर पेशेंट लेबर में चली गई है और बहुत लो प्लेटलेट काउंट है तो फिर आप उसका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का देख सकते हो, वरना आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी कि आपका यस किसी ने मेंशन किया कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और वो चीजें कब कब लग सकती हैं, बिकॉज इफ शी इज इन लेबर यू मे नीड टू गिव हर। ऑब्वियसली हम IM तो फिर अवॉइड ही करेंगे, लेकिन अगर लगानी पड़े तो यस। देखो 20 to 30 प्लेटलेट काउंट इन प्रेगनेंसी इतने बुरे नहीं होते। अगर फिर पेशेंट 20 to 30 प्लेटलेट काउंट विद ITP आ रही है आपके पास, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको कोई ऐसे मैनेजमेंट नहीं देते एक्सेप्ट कि शी इज गोइंग इन लेबर और एनीथिंग लाइक दैट। तो मैम आप हम जब मैम एक सवाल मेरा प्लेटलेट पे यही है कि जैसे हम कोई भी पेशेंट एडमिट करते हैं ना, कोई जिसका प्लेटलेट काउंट हमारे पास 50 आ गया, हमने उसको मॉनिटरिंग के लिए एडमिट किया और दूसरे दिन हमने उसके करवाए तो और डिक्रीज हो गए,
तो मैम आई एम मतलब वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ये होता है कि अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो कहते हैं आप इसको डिलीवरी करवा दे, मतलब इसका सिजेरियन कर दे प्लेटलेट इन हैंड रख के। तो मैम ऐसा एक्चुअली नहीं, मुझे प्लेटलेट प्लेटलेट इन हैंड रख के क्यों कर दे? प्लेटलेट्स तो लगाने की जरूरत, वही आप 24 आवर्स वेट कर लो, उसको स्टीरॉइड दे दो या उसको आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो, इवन 24 to 48 आवर्स में उसके प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे। मैडम जो स्टीरॉइड नहीं है, इन्होंने जैसे बोला कि 50 से कम पे हमने स्टीरॉइड शुरू कर देने। नहीं नहीं, किसने कहा है? तो ये मैम अभी सुनीता ने 36 बोला। वीक्स पे अगर 50 से कम, अगर हमने 36 वीक पे पेशेंट टर्म 36 पे वीक्स है। पे देखो, जी। पेशेंट इज ऑलरेडी एट टर्म। ये नहीं कि आपके पास वो 30 वीक्स पे आई है और उसके 50 से कम है तो आप उसको स्टीरॉइड्स पे कर दोगे। शी हैज कम एट 36 वीक्स। इसकी अब 36 के बाद यू आर प्लानिंग हर डिलीवरी। 36 वीक्स पे अगर 50 से कम प्लेटलेट्स आ रहे हैं, यू विल हैव टू इन्वॉल्व हिमेटोलॉजिस्ट। आप उसे बताओगे कि ये टर्म पे अगले 2-3 हफ्तों में शी कैन गो इन लेबर नाउ ऑल्सो। अगर अभी लेबर में चली जाएगी और 50 से कम पे आपने कुछ नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको एंड पे प्लेटलेट्स ही ना लगाने पड़ जाए। तो अगर 50 से कम उसके प्लेटलेट्स आ रहे हैं टर्म पे जाके, वरना तो या जो हाँ, मैम मैं तो थोड़ा उसके बाद बताऊं। आपने कुछ तो एक्शन लेना। यू विल कीप एन हेमेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व, बट एट द सेम टाइम आप स्टीरॉइड के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करोगे पेशेंट से। बट हैविंग लो प्लेटलेट्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आर ऑब्वियसली मोर डेंजरस देन हैविंग स्टीरॉइड्स इन दैट पेशेंट। तो स्टीरॉइड्स फिर आप उसको 36 के बाद बिल्कुल दे सकते हो उसका 50 से कम प्लेटलेट्स, सो दैट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसके प्लेटलेट्स को मेंटेन हो ना। जी सुनीता। मैं बस इंडिकेशन जो ट्रीटमेंट की यही होती है कि अगर पेशेंट की ब्लीड कर रही हो किसी भी जगह से और पेशेंट का 20 से कम हो गया हो प्लेटलेट किसी भी गेस्टेशन एज पे और 36 वीक्स पे 50 से कम हो गया हो तो हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे इन अलोंग विथ हेमेटोलॉजिस्ट। With the hematologist, let the hematologist decide. At times, hematologist say, no, I want to monitor more. Again, इसकी जो monitoring है, monitoring भी कोई hard and fast हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये शायद hematologist या उन्हीं again डेली बेसिस पे भी उसका खराब हो, आप उसका 3 to 4 days के बाद रिपीट करा सकते हो। इट्स नॉट डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली, फिर वीकली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रख, 2-3 चीजें अगेन मैं रिपीट करूंगी। एक चीज, बेसलाइन प्लेटलेट काउंट डिसाइड्स हाउ टू मॉनिटर दिस पेशेंट। प्लेटलेट काउंट बिफोर 30, 32, इवन बिफोर 34 वीक्स, अगर frankly 20 to 30 platelet counts are not bad. Less than 20 means she needs vigilant monitoring, she needs some treatment at least, ताकि उससे भी कम ना होते रहे। ऐसा ना हो किसी पॉइंट पे आके उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाए और खुदा ना खास्ता डायरेक्ट प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। एट एवरी टाइम यू विल कीप अ हेमाटोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। उसकी वजह यह है कि हेमाटोलॉजिस्ट के बगैर ये केस तो हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें उस तरह की डिटेल्स का नहीं है पता कि हमने क्या क्या उसको लेके चल रहा है। किसी ने चैट के ऊपर विटामिन के का जिक्र कर दिया और पता नहीं क्या क्या एंटी एपिलेप्टिक्स। प्लीज डोंट इन्वॉल्व, प्लीज डोंट कंफ्यूज ऑल दिस थिंग। एपिलेप्टिक्स का लिवर से जाके क्या ताल्लुक होता है और फिर विटामिन के की एब्जॉर्प्शन, वो साइकिल ही और है, उसको इस प्लेटलेट मासूम के साथ ना मिक्स करो, ठीक है। सो नो नीड ऑफ टॉकिंग अबाउट विटामिन के एंड एंटी एपिलेप्टिक्स और पता नहीं क्या क्या। सो मैं आपको मैनेजमेंट का बता रही थी। सो बेसलाइन प्लेटलेट काउंट जो है वो डिसाइड करता है कि 20 या 30 से कम, 20 से कम है तो फिर आप उसको करोगे अगेन। बट अगर यही पेशेंट, if she's not at 30 weeks, she's at 36 weeks and her platelet count are less than 50, again आप पे वही मैनेजमेंट होगी जो आपकी बिफोर 36 weeks 20 प्लेटलेट पे थी। यानी आपने विजिलेंट मॉनिटरिंग करनी है, आपने हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है बिकॉज शी इज एट 36 weeks and you may need to plan anything even after 2 weeks or so। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने कब कब पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अलाउड है, कब सिजेरियन करना है, कब नॉर्मल डिलीवरी करनी है, कब आपने उसको क्या कहते हैं उसको स्पाइनल एपिड्यूरल अलाउड है। तीसरी चीज उसके अंदर आपने ये याद रखनी है कि आपने इसका सॉरी टाइम ऑफ डिलीवरी नियर बेडिंग एंड देन ट्रीटमेंट।
टाइम ऑफ डिलीवरी तो भैया हम आगे जाके डिसाइड अभी डिस्कस करते हैं कि क्या था। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने प्लेटलेट काउंट पे आपने सिजेरियन करना है और कितने पे क्या करना है। हाँ, और उसके अलावा आपने क्या डिस्कस करना है, आपने अगर स्टीरॉइड उसको दे रही हो, प्रोज एंड कॉन्स और इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ स्टीरॉइड, आपने पेशेंट को बताना है स्टीरॉइड के साथ कि उसकी शुगर का एटसेट्रा एटसेट्रा और इन्फेक्शन और वो सारी चीजें आपने उसके साथ जरूर डिस्कस करनी है। एंड देन टाइम ऑफ डिलीवरी, राहिला का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टाइम ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस कर लेते हैं। जी राहिला। मैम मैंने ये पूछना है कि स्टेरॉइड के जैसे आप 36 वीक्स पे भी कह रही है ना, तो ये तो 5 वीक्स इसको लगते हैं इसके मतलब इफेक्टिव होने में। तो मैम नियर पे मतलब टर्म पे तो हम इसको कंसिडर करेंगे अगर प्लेटलेट काउंट जो है मतलब 50 से कम हो नहीं, तो। अगर तो पेशेंट का विद इन अ वीक और सो डिलीवरी पॉसिबल है, फिर स्टीरॉइड से इतना फायदा नहीं होगा। स्टीरॉइड शुड भी, आप सही कह रहे हो कि पहले से, इसीलिए हमने चलो नॉट एग्जैक्टली 6 वीक्स, लेकिन यस 36 वीक्स ऑनवर्ड्स आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर विद इन अ वीक आप उसकी डिलीवरी या कुछ प्लान कर रहे हो तो फिर तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा काम करेंगे। जी मैम, मतलब 36 पे भी मतलब 50 अगर 50 है इससे कम आ रहे हैं तो फिर ज्यादा नॉट प्रेफरेबली बैड, हमें यस। अगर immunoglobulin। यही 50 की जगह 20 होते तो फिर आपको ज्यादा फिर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट करनी पड़नी थी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल गुड पॉइंट, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि स्टीरॉइड से इमीडिएट 24-48 आवर्स का इफेक्ट नहीं आता, वो इम्यूनोग्लोबुलिन से फिर भी आ जाता है या प्लेटलेट से, तो इसलिए। जी नबीला। जी मैडम, ये प्लेटलेट लगाने के बाद कब हम सीजर करेंगे? प्लेटलेट्स एट द टाइम ऑफ विद प्लेटलेट्स सिजेरियन तो फौरन ही प्लान हो जाता है ना, विद इन प्लेटलेट्स और कुछ मिनट्स में ही चले जाने चाहिए, हाफ एन आवर से कम में, एंड देन यू कैन प्लान मैडम इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन कैसे द दे वेरी रहे सेम डे। वो आपका इम्यूनो कोई हेमेटोलॉजिस्ट का होगा, अगर देखना है तो देख लेना कहीं से, लेकिन ये इसका ये लेट हेमेटोलॉजिस्ट डू दैट। जी इकरा। इवन स्टीरॉइड्स भी, इस तरह के पेशेंट में अगर स्टीरॉइड्स देने हैं तो लेट हेमेटोलॉजिस्ट और फिजिशियन मैनेज इट, डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग। जी इकरा ने हाथ खड़ा किया हुआ है, सन्ना बता दे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मैम, मुझे ये पूछना था कि लास्ट टाइम गर्ल्स ने बताया था कि आईटीपी की पेशेंट थी और स्टेरॉइड पर, और उसको स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज थी, तो उसका आप ट्रीटमेंट बताते हैं, मतलब स्टेरॉइड की डोज को हम डिक्रीज भी नहीं कर सकते हैं? अगर हाँ स्टीरॉइड अब उसे देना है और अगर जरूरी है तो फिर आपने डायबिटीज को अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। विद दैट स्टीरॉइड आपने उसका ग्लूकोफेज या इंसुलिन अकॉर्डिंगली देनी है। मैडम जी इकरा। मैडम अगर हमने किसी पेशेंट की 28 वीक्स पे सीबीसी कराई और उसके अंदर प्लेटलेट काउंट जो थे ना वो लेट सपोज के 50,000 थे, हमने कहा कि हमने उसको ट्रीट नहीं करना, हमने नेक्स्ट उसका रिपीट किया तो वो डिक्रीजिंग पैटर्न में चल रहे हैं, लाइक 36,000 हो गए या कभी भी, फिर भी हम उसको 36 वीक्स तक जब तक कि वो 50 से कम नहीं आते हम ट्रीट नहीं करेंगे? मतलब एक पैटर्न देखो, अगर तो वो डिक्रीजिंग पैटर्न आ रहा है तो हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके आप उसको स्टीरॉइड के ऊपर कर सकते हो। ठीक है मैडम। ठीक है ना, फाकिया ने क्वेश्चन करना है। चलो फाकिया फिर कर लेंगे। ठीक है, गुड। और अच्छा, टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी इस पेशेंट ने बता दो। जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। अब ये जो पेशेंट है तो इसको हम स्टेरॉइड देंगे कि नहीं देंगे 70,000 पे, किसको मॉनिटर कर रखेंगे ये वाला जो पेशेंट है? तो मॉनिटर करेंगे ना, अभी 30 वीक्स पे 70 प्लेटलेट्स हैं, तो ये इतने बुरे नहीं है, आप इसको मॉनिटरिंग पे रखो। तो मैम जब मॉनिटर करेंगे और कम होगा तो जब स्टेरॉइड का भी टाइम नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि अगर इसको पहले भी प्लेटलेट लग चुके तो हम इसको अगर स्टार्ट कर दें, मतलब इस पे दोबारा भी ना तो हो सकता है कि ना इसको ना ना प्लेटलेट ना ना पहले इसको प्लेटलेट्स लगे, हो सकता है ये डायग्नोज ही ना हुई हो एंड तक। ठीक है, बिकॉज इट वाज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहले प्लेटलेट्स लग गए तो इस डर से हम अभी ओवर ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलो अब जो हाथ खड़े करें वो खुद जल्दी मैडम मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चंस अब पूछते अगर जाए, हम आगे तब तक जी मैडम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये पेशेंट 36 वीक्स ऑनवर्ड है और ये 50 प्लेटलेट्स हैं और ये खुद ही लेबर में चली जाती है, हमने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी और ड्यूरिंग डिलीवरी पीपीएच में चली जाती है, और हाँ मतलब तो हमने ऐसे पेशेंट बहुत के अच्छा लिए क्वेश्चन है।
This is a very good question. If she is in labor with 50 platelet count, she can be delivered, but हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए. फिर हमने प्लेटलेट्स की अरेंजमेंट भी की हो, ताकि बिकॉज नाउ शी इज इन लेबर, अब कोई पॉइंट नहीं बनता इम्यूनोग्लोबुलिन्स या स्टीरॉइड का. फिर हमारे पास प्लेटलेट्स इन हैंड होने चाहिए, मेगा यूनिट होना चाहिए. Because if she is in labor and borderline platelet count, 50 is like less actually ना, but delivery is of course allowed. और साथ आप कहोगे कि 50 के साथ पीपीएच के चांसेस कम है, इसीलिए तो डिलीवरी अलाउड है पीपीएच के ऊपर. However, for any reason, if she goes in पीपीएच, तो मेरे पास होल ब्लड भी है और मेरे पास प्लेटलेट्स भी है. तो डिपेंडिंग ऑन हर रिपोर्ट, अगर उसका प्लेटलेट काउंट इतना कम आता है एट द टाइम ऑफ पीपीएच के, उसको प्लेटलेट की जरूरत है, तो मैं वो दूंगी, वरना होल ब्लड दूंगी. फिर मैं उसको एज पीपीएच ट्रीट करूंगी. फिर मैं उसको प्लेटलेट्स ही को लेकर नहीं चलूंगी, बिकॉज उसके प्लेटलेट्स तो 50 थे, इतने कम भी नहीं थे कि मैं उसको सिर्फ प्लेटलेट्स ही दूं. राइट? ठीक है मैडम, सही है, मेरा यही पूछना था. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. जी मैडम. ठीक है, चलो करो. जो हाथ खड़े कर रहे हैं वो खुद ही जल्दी जल्दी बोलते जाए. जी सज्जा. मैम आपने इसमें पेशेंट का INR 1.9 दिया था, वो भी तो रेज है. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, इतना ज्यादा नहीं है ये. ओके चलो. यहाँ she could have asked if I would like to repeat, क्योंकि LFTs भी ठीक है, तो I would like to repeat. अगर वो थोड़ा सा इस चीज को कॉन्सेप्ट में देती तो ज्यादा बेहतर था. कोई मैंने इसलिए थोड़ा सा फर्नीचर दिया था. अच्छा, ऑल राइट. सो इसका टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी कोई बता दे जल्दी से. हमें सुनीता कहाँ चली गई? सुनीता इसका प्रीवियस 1 cesarean 3 years बैक है ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए. Ma'am, then I will discuss the mode and mode of delivery with patient, its pros and cons about the VBAC and also the cesarean section. कहाँ तक लेके जाओगे VBAC के इंतजार में? Ma'am, I will take it to 39 week gestation. Anyone else? दो हाथ मुसलसल खड़े हुए, कुछ कहना तो कह दो सबा. अगर वही प्लेटलेट काउंट आपके सेफ जोन में चल रहे हैं तो हम 39 तक लेके जाएंगे. अच्छा, सबा बताए. मैम ये पूछना था कि हम एंटीडी देंगे प्लेटलेट के बाद और इम्यूनोग्लोबुलिन के बाद, और दूसरा ये कि क्या देंगे? एंटीडी इंजेक्शन. अगर पेशेंट RH नेगेटिव है और उसमें प्लेटलेट्स लगा रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लगा रहे हैं, तो उसमें एंटीडी का रोल है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन का सोर्स भी तो ह्यूमन बीइंग ही है. और दूसरा ये कि आपने प्लेटलेट्स के साथ एंटीडी का, ये बहुत अच्छा सवाल है, गाइडलाइन में मेंशन्ड है. प्लेटलेट्स के साथ और एफएफपी के साथ, आई थिंक प्लेटलेट्स के साथ एंटीडी देते हैं, एफएफपी के साथ नहीं देते, क्योंकि वो ग्रुप इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ लिखा हुआ है कि 5 यूनिट्स ऑफ प्लेटलेट्स देंगे ना, तो फिर एक एंटीडी फिर लगेगा. प्लेटलेट्स के साथ ब्लड स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ आपका एफएफपीस के साथ जरूरी नहीं है. और फातिमा ने क्या बताया अभी? किसी ने कुछ बताया अभी? क्या लिखा है? मैम 5 यूनिट्स देंगे ना, अगर 5 यूनिट्स ऑफ प्लेटलेट्स हम दें तो फिर एक दफा एंटीडी लगेगा. ये कहाँ लिखा है? एंटीडी वाली RH वाली ट्रांसफ्यूजन्स की जो थी ना, RH वो जो इनकम्पैटिबिलिटी वाली गाइडलाइन. ठीक है, चलो थैंक यू. बिल्कुल ये चीजें गाइडलाइन में मेंशन है. ठीक है, और दूसरा क्या क्वेश्चन है सबा का? मैम इम्यूनोग्लोबुलिन जो देते हैं वो भी तो उसका सोर्स भी ह्यूमन बीइंग ही है, तो उसके साथ देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जो दे रहे हैं? नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ एंटीडी नहीं है. और मैम पेशेंट जो इंट्रापार्टम है, हमें उसको फीटल ब्लड सैंपलिंग भी अवॉइड करनी है. अगर ये इंस्ट्रूमेंट जरूरी है तो फिर उसमें फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं ना, वैक्यूम अप्लाई नहीं करना हमें. हाँ, ये डिपेंड करता है बेबी के प्लेटलेट्स के ऊपर भी. एक्चुअली वैक्यूम अवॉइड करना होता है बिल्कुल ब्लीडिंग डिसऑर्डर में. और अगर जरूरी हो तो फिर फोर्सेप लगा. फोर्सेप्स, यस. अच्छा गुड, ये अच्छा आपने पॉइंट्स बताए. फोर्सेप्स इंडिकेटेड है, वैक्यूम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. और इसकी सुनीता में टाइम ऑफ डिलीवरी बता रही थी, शी इज राइट. आई वुड नॉट लाइक टू टेक दिस पेशेंट टू 40 वीक्स. उसकी वजह यह है कि क्योंकि कुछ पता नहीं ना, प्लेटलेट्स एकदम से 39 वीक्स के बाद डिक्रीज करने लगे जाए तो हम कहाँ खड़े हो. तो वीबैक के लिए अगर आपने ट्रायल देना है तो आप 39 वीक्स तक इसका वेट कर सकते हो. और ऑब्वियसली हम इसको फिर देखेंगे, अगर वो स्पॉन्टेनियस लेवल में चलेगी, देन इट डिपेंड्स ऑन द बिशप एटसेट्रा एटसेट्रा.
ठीक है, तो आप और क्योंकि देयर इज नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वीपीएससी। मैम एक एनीवन एल्स? क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि अगर कोई पेशेंट है उसको थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस हमें देनी हो, नीडेड हो, दिस इज अ इंडिकेटेड हो, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस, अगर एक पेशेंट पहले ही आईटीपी की है और उसको ऊपर से आपको थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देनी हो, क्योंकि ये पेशेंट जो है शी इज एट हाई रिस्क और शी इज अ केस ऑफ दैट थ्रोम्बोफिलिया एज वेल, तो फिर क्या करेंगे बताओ? इसकी भी, ये भी थोड़ा सा गाइडलाइन में मेंशन्ड है। आप मॉनिटरिंग के साथ देते हो उसे, यू नीड टू चेक इट अगेन, लेकिन जिसमें थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस की जरूरत होती है फिर आप विद मॉनिटरिंग दे रहे होते हो उसे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो जी। एनटीडी का कॉन्सेप्ट है मैम, इसका जरा मुझे थोड़ा एलोबरेट कर दे मैम। लाइक उन्होंने कहा कि एंटीडी अगर ये कहना चाह रहे हैं, मैं बताती हूँ कि अगर नेगेटिव पेशेंट जी है और उसे आप प्लेटलेट्स लगा रहे हो, बिकॉज प्लेटलेट्स जो है वो जरूरी नहीं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले डोनर के ही हो, तो फिर आप उसको एंटीडी का क्या करोगे, राइट? हालांकि प्लेटलेट्स जो हैं, जो ट्रांसफ्यूजन की गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि एफएफपीज किसी भी डोनर के लग सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स ब्लड स्पेसिफिक होने चाहिए। आई होप आप लोग ये बताओ अगर किसी कोई निगेट करेगा मेरी बात। ओके मैम, समझ आ गई। ठीक है ना, समझ आ गई ना? मैम तो ये उस केस आईटीपी में वाले पेशेंट को ना आइडियली कौन से जेस्टेशन पे डिलीवर कर देना चाहिए? 39। 39, ओके मैम, थैंक यू। उसका रीजन है, मैं उसकी जस्टिफिकेशन दूंगी, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि आईटीपी की हमें ग्रीन डॉग गाइडलाइन उस तरह से नहीं मिल रही, या कोई और ऐसी कि जिसमें लिखा होगा 39 पे कर दो, यू नो, जैसे हमें कोलिस्टेसिस में मिलती है, जब नई वाली भी आई है गाइडलाइन के इतने हो तो इतने में कर दो, या हमें किसी भी और चीज में इसमें। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन जरूर है। इसकी जस्टिफिकेशन इसलिए कि इवन अगर ये प्राइमरी होती, मैं 39 से आगे इसलिए ना लेके जाती क्योंकि 40 वीक्स पे जाके अगर प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, या कोई प्रीवियस उसके प्रीवियस वन है फॉर एग्जांपल, और 40 वीक्स पे जाके एकदम से प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं और ये लेबर में चली जाती है खुद से, या कुछ हो जाता है, 39 इज अ सेफ जोन के उसके बाद बेबी भी सेफ है और पोस्टेट से भी बेहतर है। और एक प्लान्ड तरीके से कोई भी पेशेंट जिसके अंदर कोई भी चीज हो ना जो कि उसे खतरनाक कर रही है, उसमें एक प्लान्ड डिलीवरी की जाए तो बेहतर होता है। जैसे कि कार्डियक पेशेंट है, उसके अंदर एक प्लान्ड डिलीवरी की जाती है, एक हफ्ता पहले से ही उसको ठीक कर दिया जाता है ताकि हफ्ता भर वो ठीक रहे, और फिर प्लान डिलीवरी होती है। ये नहीं होता कि हफ्ता पहले वो ठीक है और हफ्ता भर अब वो ठीक है तो हम और एक हफ्ता निकाल लें, तो शायद क्या पता उस अगले हफ्ते में वो और खराब हो जाए। सो एक प्लान डिलीवरी के लिए आप उसकी जेस्टेशन 39 इज अ गुड जेस्टेशन। ठीक है, मैम इंडक्शन नहीं कर सकते फॉली से, प्रीवियस वन है तो? हाँ आप वो तो फिर आप सारा कुछ फिर इंडक्शन की बात आएगी कि वीबीएससी की आप इंडक्शन कैसे करोगे, क्या हाफ डोज से करोगे या आप फुली से मैकेनिकल, बहुत जबरदस्त मैकेनिकल इंडक्शन होती है। बिल्कुल मैडम अगर इलेक्टिव करना हो तो 38 बोलेंगे, वो भी 39 39 जैसे प्री वो कहते हैं कि आरडीएस का कम रिस्क होता है इस वजह से 39 इस पेशेंट में। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ी सी चीजें फोकस्ड और स्ट्रीमलाइन हुई। मैम एक और बात, क्या करना क्या है मैम अगर इस पेशेंट ये स्टीरॉइड पर है तो 39 वीक से पहले अगर हम सिजेरियन कर रहे हैं तो स्टीरॉइड कवर देकर ही करेंगे? जो लंग मैच्योरिटी का स्टीरॉइड कवर है ना वो आप फिर भी दोगे। उसकी डोज है वो उसकी डोज और हाफ लाइफ और 12 आवर्स अपार्ट, या जिस तरीके से डोज मेंशन्ड है डेक्सा की या डेकाट्रॉन की वो या बीटा भी, तो उसको फिर आपको लंग मैच्योरिटी का अकॉर्डिंगली देना पड़ता है। ये नहीं होता कि जो आप दे रहे हो स्टीरॉइड लो डोज डेली बेसिस पे वो लंग मैच्योरिटी के स्टीरॉइड का ऑल्टरनेटिव है, नहीं, वो आपको देना होता है। और मैम एक यूनिट प्लेटलेट का कितने प्लेटलेट काउंट इंक्रीज करेगा? ये देख लेना यार, ये किसी को मैम पता है तो माइक्रो बता दे। प्लेटलेट जो है ना वो 8 to 10,000 इंक्रीज करते हैं, जो मेगा होता है ना वो अप टिल 40,000 इंक्रीज करते हैं। गुड, ठीक है, ये देख लो। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। सजिया ने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, पूछो बेटा। मैम उस स्टेरॉइड कवर का पूछना है, जो नई गाइडलाइंस मैंने सुनी है, खुद नहीं पढ़ी, उसमें यह है कि 24 वीक्स तक अगर आपने एक दफा स्टेरॉइड लगा दिया और फिर आपको जरूरत है तो आप रिपीट करें, लेकिन बट आफ्टर 24 वीक्स के बाद आपने स्टेरॉइड लगाया मींस के विद इन अ मंथ और 2 मंथ, तो आपने रिपीट नहीं करना।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ओवर स्टीरॉइड भी नहीं ना रिपीट करना। आप 24 वीक्स के बाद ही लगता है स्टीरॉइड, 24 से पहले तो लगता ही नहीं है। आप 26 वीक्स कहना चाह रहे हो शायद। गाइडलाइन जो पिछली थी, आई डोंट नो नई कौन सी वाली की बात कर रहे हो, उसमें तो 26 वीक्स था कि अगर उससे पहले स्टीरॉइड लगे और फिर जरूरत पड़ती है तो आप फिर दोगे, अगर उसके बाद लगे तो डू नॉट रिपीट इट। पाकिस्तान में होते हुए जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए 30 वीक्स के बाद जो लगा होता है वी डू नॉट रिपीट इट, 30 वीक्स से पहले वाला लगा होता है एंड देन अगेन यू फील लाइक 34 के बाद लगना है या 30s में वीक्स में जाकर लगना है तो वी रिपीट इट। रिपीट कर सकते हैं। इंडिकेटेड ही 24 वीक्स के बाद है गाइडलाइन में, 24 से सही। पहले तो स्टीरॉइड इंडिकेटेड ही नहीं है सच में। मैडम रिपीट तो में हम अब पूरा ये डोज देते हैं वैसे ही जैसे हम फर्स्ट में दे रहे हैं। पूरा 2 डोजेस। ठीक है, ठीक है, चलो गुड, ठीक है, थैंक यू। ओके। मैडम आपने वो जो वर्कशॉप वाली वीडियोस हैं मैडम वो